नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में ट्रंप ने अमेरिका को फिर से अफोर्डेबल बनाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने सभी के लिए टैक्स कटौती का वादा किया और तो और इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का भी ऐलान किया। इसके बाद चर्चा करेंगे जेफरीज के स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस वुड की। क्रिस वुड ने भारतीय शेयर बाजार पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि भारत का बाजार आज से 4-5 महीने के मुकाबले सस्ता है, लेकिन अभी भी दिक्कतें और परेशानियां बरकरार हैं। अब क्या क्या चुनौतियां हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs को लेकर क्या बातें कही गई, जानेंगे सब कुछ आज के इस मनी सेंट्रल। और अंत में बात करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की। खबर यह आ रही है कि इस साल जून की शुरुआत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की शुरुआत हो सकती है। अब देश की आम जनता को कैसे बड़ी राहत मिलने वाली है, इस पूरे मसले को हम समझें। तो चलिए पहली खबर से मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का बात किया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से यानी 2 अप्रैल से ऐसा ही करने जा रहे हैं। इसके अलावा अपने 1 घंटे 44 मिनट के रिकॉर्ड भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। और तो और उन्होंने टैक्स कट से लेकर इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की बात कही। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या ट्रंप भारत की कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने भी देखिए मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 12 लाख की कमाई पर टैक्स 0 किया, 8वां वेतन आयोग हो, RBI ने 0.25% का रेट कट किया। अब अमेरिका हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है क्या? उसके अलावा टैरिफ वार अब ट्रेड वार में बदल रहा है सर। लेकिन देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका क्या मानना है? देखिए, आज का जो ट्रंप का भाषण था जॉइंट सेशन को, जो कांग्रेस के जॉइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया, पहला राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली स्पीच थी। उसमें कई बड़ी बातें थी, भारत के लिए भी उसमें कुछ बड़ी बातें थी और एक बदलते हुए ग्लोबल ट्रेंड का भी संकेत ट्रंप की इस स्पीच से मिलता हुआ दिख रहा है। बड़ी बात एक जो आई, जो टैरिफ को लेके हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो अभी अमेरिका में ही है, जहां उनकी अमेरिकी अफसरों के साथ मीटिंग होनी है। लेकिन कांग्रेस के सेशन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ये कहा कि दुनिया हम पे लंबे चौड़े टैरिफ लगाती है, यहाँ तक कि भारत जो है, जो ऑटो गाड़ियाँ हैं उन पर 100% से ज़्यादा हमसे टैरिफ वसूल रहा है। तो भारत के टैरिफ को लेकर उन्होंने चिंता जताई। मैक्सिको, कनाडा, चीन, इन सब का जिक्र किया और टैरिफ की उन्होंने चर्चा की कि अब अमेरिका जैसे को तैसा, यानी जितना टैरिफ आप हम पे लगाएंगे उतना ही टैरिफ हम आप पर लगाने वाले हैं। तो ये एक जो चीज़ है, जो अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग भी हुई। उसके बाद से बार बार ये कहा गया कि सरकार अमेरिका के साथ एक बड़ी बायलैटरल ट्रेड डील करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी साल 6 से 8 महीने के भीतर, यानी इस साल के आखिर तक भारत एक ट्रेड डील को अचीव कर लेगा, क्रैक कर लेगा। कहा जा रहा था सर, पीयूष गोयल जो अमेरिका रवानगी से पहले कह रहे थे कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स कर लेंगे, और देखिए भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात आ रही है। नहीं, मदर ऑफ ऑल डील्स की बात सही है, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि भारत अमेरिका, देखिए अमेरिका और ट्रंप जब बार बार ये बात कहते हैं, जैसा उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया मैक्सिको, कनाडा पे, उन्होंने कहा कि ये टैरिफ लगे रहेंगे, इसी साल मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। कल चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कर दी। उसने कहा चिकन पे, पॉपकॉर्न पे, एग्री प्रोडक्ट्स पे, कॉर्न पे, बाकी प्रोडक्ट्स पे रिटेलिएटरी चीन ने टैरिफ लगाने की बात की। भारत अपने आप को अभी तैयार कर रहा है कि हम किस हद तक चीज़ों पर रियायत दे सकते हैं। इंडिया के टैरिफ आई हैं, ये बात अमेरिका बार बार कह चुका है। ऐसे में भारत के लिए अब एक जो ट्रेड डील अचीव करना है, उसमें कितनी रियायतें इंडिया देने वाला है। जो नई EV पॉलिसी लाने की बात चल रही है, जिसको लाने की बात है, उसमें यह कहा गया है कि जहां पे हम 70%, 100%
का इंपोर्ट ड्यूटी ले रहे हैं किसी भी विदेशी गाड़ी पर, महंगी गाड़ी पर, वहाँ वो घटाकर 15% करने की बात है। तो भारत अपनी नीतियों को ट्वीक कर रहा है, तैयार कर रहा है, लेकिन अमेरिका का जो पूरा नया निज़ाम है ट्रंप की अगुवाई में, उसके साथ किस तरह से डील होगी, किन सेक्टरों के आधारित भारत क्या डील करेगा, या अलग अलग एक कंपाउंडेड एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील होगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी सर, मेरा दो प्रश्न है। एक तो रेट कट पर, जैसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं, तो सर हमारे भी जो देश का जो केंद्रीय बैंक है उन्होंने 0.25% का रेट कट किया। अब ये भी कह रहे हैं कि हम रेट कट करेंगे। ये कह रहे हैं कि कार लोन्स में हम लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसमें भी हम कटौती करेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि सर ये जस्ट लाइक ट्रू कॉपी तो नहीं हो रहा? नहीं, ये ट्रेंड आज जब ट्रंप की स्पीच आ रही थी तब सबसे ज़्यादा, जब मैं भी उसको सुन रहा था, तो सबसे ज़्यादा टैरिफ की चूंकि बातें ऐसी हैं जो कि हमको पता थी और ट्रंप उसको बार बार दोहरा चुके हैं जी। इंडिया हाई टैरिफ चार्ज करता है, ये बातें सबको पता है और वो रिपीट हो रही हैं। जब उन्होंने ये कहा कि मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन, तब वो चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक सस्ते रहन सहन वाला देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें सस्ती हों। उसके लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा टैक्स कट की हम व्यवस्था करने की जा रहे हैं। कार लोन अगर आप ले रहे हो, उसमें अगर गाड़ी अमेरिका की बनी हुई है तो आपको उसमें टैक्स की छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, वहाँ अमेरिका कोई टैक्स नहीं लेना चाहता। आपको याद होगा कि हमने अभी फरवरी में जब भारत में बजट आया था, तब बजट में 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का सरकार ने ऐलान किया था, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। मैंने जब आज ट्रंप का भाषण सुना तो एक लहजे में मुझे ये समझ में आया कि क्या वाकई अमेरिका उस तरह के प्रावधान करना चाह रहा है जैसा भारत सरकार ने अभी ऐलान किए हैं। क्या अमेरिका उस रास्ते पे बढ़ रहा है जहां पे कि लोगों के हाथ में कैश बेनिफिट्स या पैसा उनकी जेब में डालने की ओर सरकार बढ़ रही है, ताकि लोग खर्च कर पाएं, इकोनॉमी को सपोर्ट दे पाएं? और भारत के रास्ते अमेरिका पहुंचा ये ट्रेंड क्या दुनिया के बाकी देशों में भी जाएगा? ये एक बड़ा सवाल होगा। क्या बाकी देश भी इस तरह के जो कैश देने की बात है, या ग्लोबल इकोनॉमी 3.2% के एवरेज से आगे बढ़ रही है? अगर एवरेज देखें, ठीक है सर। ये हालांकि भारतीय इकोनॉमी के लिए 6.5% की रेट है का इस साल भी, अगले साल भी। IMF भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। तो हम उस हिसाब से थोड़ा मजबूत पोजीशन में है जी। लेकिन दुनिया की जो इकोनॉमीज जो हैं वो मुश्किल से ग्रोथ कर पा रही हैं, और ऐसे में क्या जो भारत का मॉडल है कि कंजम्पशन को बढ़ाकर ग्रोथ को हासिल करना है, क्या अमेरिका भी उस चीज़ को समझ रहा है? क्या बाकी देश भी उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे? ये एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ होगी जी। अब प्रवीण सर, मैं आपसे अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी पर बात करना चाहूँगा। देखिए, अरुण कुमार साहब जो जाने माने देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो है डी ग्लोबलाइजेशन की ओर है। अमेरिका सुपर पावर के जो मॉडल है उसके बिल्कुल उलट चल रहा है। डायरेक्ट टैरिफ पर अभी ट्रंप के टारगेट पर चाइना है, कनाडा है, मेक्सिको है। अब इन्होंने कहा है कि इंडिया को होमवर्क करना होगा। किस पर होमवर्क करना होगा सर? तो कह रहे हैं कि 3 मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा, और वो 3 मोर्चे हैं सर, प्रोडक्शन, ग्रोथ, डिमांड। उनका कहना है कि प्रोडक्शन बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे जो इकोनॉमी का जो पहिया है वो अच्छा चलेगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को? और आप इनके जो तर्क से है आप वाकिफ हैं, आप संगत हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार जो बात कहते हैं वो वाकई पूरा देश उसको बहुत गंभीरता से सुनता है। बड़े अर्थशास्त्री हैं और इकोनॉमी को लेके बहुत संजीदा बातें वो करते हैं, समझने वाली। जो डिमांड, ग्रोथ और आपका प्रोडक्शन, 3 चीज़ों का जो जिक्र किया उन्होंने, उस पर अब आप आंकड़ों के हिसाब से समझ लीजिए। जो डिमांड है, डिमांड यानी कंजम्पशन हो गया सीधे तौर पर, कंजम्पशन ग्रोथ घटी। इस वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। जो दूसरी तिमाही के हमने नंबर देखे जब 5.4% पे जीडीपी 7 तिमाही के निचले स्तर पर आ गई थी, 7 तिमाही के निचले स्तर पर आई। भले दिसंबर तिमाही में ग्रोथ थोड़ी रिकवर हुई है और 6.2% पर आ गई है, लेकिन सरकार जो ये कह रही है कि हमको 6.5% की ग्रोथ अचीव हो इस साल, ऐसा सरकार का जो अनुमान है, उसको पूरा करने के लिए 7.6% के आसपास की ग्रोथ आपको चौथी तिमाही में चाहिए। ठीक है। अब
कंजम्पशन शहरी इलाकों में बुरी तरह पिटा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हल्की रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन शहरी इलाकों में खपत की जो ग्रोथ है वो परेशान है, मुश्किल में है। बात आ जाती है अब मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की। फरवरी के मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, वो 5.6% पे हैं और 14 महीने के लो पर आपने बताई। 56.3 है प्रवीण सर, फरवरी में 56.3 और जनवरी में ये 57.7% था। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, 14 महीने के लो के आसपास पर। उसको अब आप ऐसे समझिए कि जब दिसंबर तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े आए तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 3.5% रही है। सितंबर तिमाही में ये 2% पर आ गई थी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, और जून तिमाही में ये 7% थी। दिसंबर तिमाही को अगर हम पिछले साल की दिसंबर तिमाही से कंपेयर करेंगे तो 14% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी जी। वहां से आप 3.5% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर खड़े हुए हैं। फरवरी के भी आंकड़े जो बता रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा देश में रोजगार देता है एक तरह से, वहाँ पे हालात अभी उभरते हुए या संभलते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि जब तक इन वीकनेसेस पे फोकस नहीं किया जाएगा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया जाएगा, जब तक डिमांड बढ़ाने की बात नहीं होगी, जब तक ग्रोथ को रिवाइव करने की कोशिशें नहीं होंगी, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना या बाकी की जो मुश्किलें हैं उसके साथ एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन की जो बात कही गई जी, उस तरह के हालात क्या पैदा हो रहे हैं, उनसे किस तरह से बचना है, वहाँ सरकार को फिर फोकस करना जरूरी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं जेफरीज के स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस वुड की। क्रिस वुड ने भारतीय शेयर बाजार पर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार की गिरावट पर यह कहा कि 4-5 महीने के मुकाबले बाजार तो सस्ता हो गया है, लेकिन अभी भी चिंताएं जो हैं वो बरकरार है। इसके अलावा डीआईआईज की खरीदारी पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि देखना होगा कि भारतीय शेयर बाजार की गिरावट के बावजूद डीआईआईज यानी जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनकी खरीदारी जारी रखेंगे या नहीं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्रिस वुड ने और क्या क्या बातें कही और किस एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात वो कर रहे थे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए क्रिस वुड ने जो एक इंटरव्यू दिया है मिंट को, वहाँ पे उन्होंने कई सारी अहम बातें कही हैं। और जेफरीज के क्रिस वुड और उनकी ग्रीड एंड फियर वाली जो एक रिपोर्ट आती है उसको पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स का तबका, आम लोग उसको बहुत गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं उसको। क्रिस वुड ने यह कहा है कि उनकी नज़र इस बात पे है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जी, वो किस तरह से बाजार में पार्टिसिपेशन करते हैं, क्या बाजार में अभी भी पैसा लगाने के लिए वो तैयार हैं। जैसा अभी तक का जो माहौल है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो हाथ अपने पीछे नहीं खींच रहे हैं जी। उन्होंने म्यूचुअल फंड के हवाले से भी बोला है कि पिछले हफ्ते उनकी म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ या एएमसीज के साथ बैठक हुई। वहाँ उन्होंने ये जो उनका जो निकल के आया बात सामने, वो अभी कोई जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि उनके पास अभी कोई बड़ा रिडेम्पशन का प्रेशर नहीं है, यानी जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है जिन लोगों की, वो पैसा निकाल नहीं रहे, अभी पैसा बनाए हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं क्रिस वुड की ये एक आश्चर्यजनक बात है कि मार्केट में पिछले 5 महीने से जो लगातार गिरावट जारी है, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की निकासी विदेशी जो इन्वेस्टर हैं एफआईआई, उन्होंने इसी साल के 2 महीने में की है। इसके बावजूद अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एमएफ्स और दूसरे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जी, वो बने हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात है, ये रेजिलियंस को इंडियन मार्केट को बताता है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि मार्केट की क्या करेक्शन खत्म हो गया है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ है, बाजार में अभी करेक्शन और आ सकता है, ये बात क्रिस वुड ने कही है। और वजह इसकी क्या है? वजह इसकी सबसे बड़ी होगी एक्सटर्नल फैक्टर यानी यूएस। उन्होंने एक और अहम बात कही है विशाल, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी मार्केट्स में गिरावट दिखनी शुरू हो रही है। और अगर ये गिरावट और गहराती है तो उसका असर सीधा भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। सर, इस बात को मैं वैसे जोड़ूं, जो कहा जाता था कि अमेरिका को अगर थोड़ी सी भी छींक आती है तो पूरे वर्ल्ड को जो है ना कफ एंड कोल्ड हो जाता है, वही हाल फिर से दोहराने वाले हैं। बिल्कुल, वो चीज़ अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी तक जो ये माना जाता था कि भारतीय बाजार में अब डोमेस्टिक जो डीआईआईज हैं
वो बड़े पैमाने पर हावी हो रहे हैं, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसने मार्केट की गिरावट को थामा है। ये चीज़ नज़र भी आ रही है। लेकिन एफआईआईज़ की निकासी जो है वो अगर जारी रही तो मसला बनेगा। यूएस मार्केट्स में अगर गिरावट आनी शुरू हो जाती है, और जैसा क्रिस वुड कह रहे हैं कि अगर वो बढ़ जाती है तो आप समझिए कि अमेरिका का एक टैरिफ की मुश्किल है, दूसरी अगर अमेरिकी मार्केट्स में गिरावट आती है, जिसकी ओर इशारा क्रिस वुड कर रहे हैं कि इसमें मोटे तौर पर गिरावट करेक्शन दिखाई दे रहा है, और अगर ये गहराया तो इंडियन मार्केट्स इससे अछूते नहीं होंगे, और फिर जब गिरावट आएगी, अगर करेक्शन शुरू होगा तो वो ज़्यादा गहरा करेक्शन साबित हो सकता है। प्रवीण सर, इन्होंने एक और बात कही कि असली टेस्ट जब होगा जब YOY आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर आधार पर कंपनियां जो हैं वो लॉस दिखाएंगी, और दूसरी बात कि जब हर एक इंडिविजुअल का जो पोर्टफोलियो है वो जब लॉसेस में जाने लगेगा, तब वो कह रहे हैं कि बाजार में असली रिस्क जो है वो पैदा होगी। बिल्कुल। क्या आप सहमत हैं सर इस बात से? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही क्रिस वुड की है कि अगर जो ईयर ऑन ईयर आधार पर, सालाना आधार पर अगर आपके पोर्टफोलियो रेड हो जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, तब मार्केट का असली टेस्ट शुरू होगा, तब इन्वेस्टर्स का असली टेस्ट शुरू होगा कि वो मार्केट में टिकने की कितने कैपेसिटी रखते हैं, क्या टिक पाएंगे। क्योंकि एक बार, जैसा कई जानकार बोलते हैं कि एक बार अगर भगदड़ शुरू होती है बाजार में तो फिर वो थामना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए एक जो बड़ा मसला जिसको हमने डिस्कस किया था अपने पिछले मनी सेंट्रल के एपिसोड में, टैक्स का जो मसला था, वो भी यहाँ पर फिर गंभीर हो जाता है, जिसको लेकर रिपोर्ट्स ये भी आई कि सरकार क्या वेट एंड वॉच में है। क्या सरकार जो कैपिटल गेन्स टैक्स है मार्केट पर, कम से कम एफआईआईज़ के लिए उस टैक्स को हटाने पर सरकार क्या विचार करेगी, क्योंकि वो एक ऐसा बड़ा मसला है जो अब तक दिख नहीं रहा था, लेकिन हाल के वक्त में जिस पर मुखरता से कई बड़े जानकारों ने बोला, जिनमें हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा भी हैं और कई दूसरे दिग्गज भी शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कि मार्केट पर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एफआईआईज़ की निकासी की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। जीरोधा के को फाउंडर ने तो कह दिया कि मेरा 30% का ब्रोकरेज कम हो जाएगा। भाई, लोग अब ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों को जब पैसा ही नहीं बचेगा, एसटीटी नहीं आएगा, जिस सरकार जो कह रही है, बहुत चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि 40,000 करोड़ का मुझे आमद हुई है, अगले साल उसका प्रोजेक्शन 80,000 करोड़ के आसपास का रखा गया था। नहीं, इस साल तो 12 जनवरी तक 44,000 करोड़ के पार एसटीटी सरकार ले चुकी है। ओके 37,000 करोड़ रुपए 1 फरवरी को जब पिछले साल सरकार ने बजट पेश किया था तो उसमें एसटीटी से आने का सरकार ने अनुमान रखा था 37,000 करोड़ का। फिर वो बढ़ता हुआ सरकार ने कहा ये 40,000 करोड़ आ जाएगा, वो जनवरी में पहुंच के 44,000 करोड़। सरकार ने अभी जब बजट लाए तो उसमें कहा कि ये अनुमान 54,000 करोड़ हो जाएगा। तो इस साल 54,000 करोड़ रुपए एसटीटी के जरिए हासिल करती हुई सरकार दिख रही है, लेकिन कामत कह रहे हैं कि अगले साल के लिए 80,000 करोड़ का सरकार ने टारगेट कर दिया है एसटीटी के जरिए। वो कह रहे हैं कि इसका 40,000 करोड़ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह के टैक्स की वजह से अब लोगों का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है, पूरा का पूरा जो ब्रोकर्स का जो ग्रुप है वहां पे भी उनको वॉल्यूम्स में कमी नजर आ रही है। और वो एक और बड़ी बात उन्होंने कही, पिछले 15 साल से उन्होंने कहा वो इस बिजनेस में, और पहली बार उनको लग रहा है कि वो डी ग्रोथ का सामना करने वाले हैं। तो ये बड़ी चुनौती है, सरकार क्या वाकई टैक्सेस को लेके कुछ करेगी मार्केट में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बहुत राहत भरी खबर है सर, वो भी मैं बता दूं कि जो DIIs की जो बात की जा रही है कि वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, तो पिछले 2 दिन का मैं जो आंकड़ा है वो आपको बता दूं। 4 मार्च का ये आंकड़ा है सर, FIIs ने 3,406 करोड़ की बिकवाली की, तो उसके उलट DIIs ने 4,851 करोड़ की खरीदारी की। अगर उसके एक दिन पहले यानी परसों की बात की जाए तो 3 मार्च को FIIs ने 4,788 करोड़ की बिकवाली की, उसके उलट DIIs जो हैं वो 8,791 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। तो ये एक शुभ संकेत है सर कि वो हाथ पीछे नहीं खींच रहे हैं। नहीं, ये बात क्रिस वुड ने भी कही है कि जो MF से उनकी जो म्यूचुअल फंड कंपनियों से जो बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आ रहा, लोग अभी अपने जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है उसको बेच के नहीं निकल रहे, लोगों को भरोसा है। और वो जो बार बार उदाहरण दिए जा रहे हैं कि चाहे 2008-9 की मंदी हो या फिर कोविड के दौरान मार्केट के शार्प गिरावट हो, लोगों ने ये देख लिया है कि ये गिरावट जब आती है तो इसके बाद मार्केट्स
फिर से रिबाउंड करते हैं। जी जी। और अच्छा एक खासा और rebound होता है इसमें इसमें एक और तर्क भी है। किसी बड़े दिग्गज को मैं सुन रहा था कोविड के बाद के वक्त में, तब उन्होंने ये कहा था कि कोविड एक ऐसा दौर था जो कि अनसर्टेन पीरियड था, जिसमें किसी को ये नहीं पता था कि क्या दुनिया इस दौर के बाद बचेगी, कोविड से बचेगी या नहीं बचेगी। वो दौर गुजरा, एक अनप्रेडिक्टेबल जो सिचुएशन थी, वहाँ से वैक्सीन के जरिए और बाकी उपायों के जरिए पूरी दुनिया निकली, मार्केट्स उभरे और उस दौरान से 300-400% तक के रिटर्न लोगों को मिले शेयरों में। तो उस दौर से अगर दुनिया निकल आई तो ये तो उतना प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, डॉलर का चाहे मजबूत होना डॉलर इंडेक्स का, या अमेरिका में ट्रंप का टैरिफ का वॉर हो, वो सब ऐसे प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं जिनके सॉल्यूशन हमारे पास हैं या निकाले जा सकते हैं, चाहे युद्ध हो। सर अगर रूस यूक्रेन की जंग भी खत्म होती है तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, जिसकी तरफ बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है। मिनरल्स की डील अमेरिका और यूक्रेन के बीच भी होती हुई नजर आ रही है। सर, राष्ट्रपति ट्रंप के अगर भाषण की अगर मैं 10 अहम बातें अगर देखूं तो उसमें एक अहम ये था यूक्रेन जंग पर। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार है। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत भी की है। हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए जो है तैयार। नहीं, रूस तो 2023 में सर जब इस जंग में घुसे तो उसके बाद से बुरी तरह फंस गए। रूस को तो ये लगा कि 2-3 हफ्ते में वो बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके बाद से अब रूस की कोशिश यही है कि किसी तरह ये जंग खत्म हो, किसी तरह से एक रेस्पेक्टेबल जो है एग्जिट उनको मिल जाए। तो अमेरिका में ट्रंप का आना इस पूरा जो रूस यूक्रेन की जंग है उसको खत्म करने में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के आम जनता को जो बड़ी राहत मिलने वाली है उसकी। देश में इंटरनेट सर्विस का अंदाज और अनुभव यानी एक्सपीरियंस दोनों बदलने वाला है, क्योंकि भारत में अब जल्द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का शुभारंभ होने जा रहा है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जून की शुरुआत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की जो शुरुआत वो हो सकती है। ट्राई इस सर्विस के लिए बेस तैयार कर रहा है, जो दूर दराज के कोनों से लेकर समंदर तक इंटरनेट जो है पहुंचाने में सक्षम होगा। ट्राई सैटेलाइट कम्युनिकेशन के प्राइसिंग और उपयोग पर सिफारिशों के लिए एक सेट को अंतिम रूप भी दे रहा है, जिसे पिछले 2 सालों से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी उसके बाद स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा। सर, मेरा ये सवाल है कि ये खबर जो है देश की आम जनता के लिए कितनी बड़ी है? कौन कौन से प्लेयर्स हैं सर जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देंगे, और ये है क्या सर, ये भी समझाइए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 साल 2.5 साल से जो एक गहमा गहमी चल रही थी भारत में सेटकॉम को स्पेक्ट्रम लाने का, स्पेक्ट्रम के जो सैटेलाइट के जरिए मोबाइल फ़ोन में आपको ब्रॉडबैंड या इंटरनेट को लाने को लेके एक गहमा गहमी बनी हुई थी, वो जैसा खबर के हिसाब से माना जा रहा है जून तक उस पर विराम लग जाएगा और देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए सेटकॉम के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस चीज़ को लेके लंबी चौड़ी बहस चली, दुनिया भर के आगे पीछे चीज़ें हुई। फाइनली हम ये देख रहे हैं कि ट्राई उन मॉडलिटीज़ को, उन टर्म्स कंडीशंस को तैयार कर रहा है। प्राइसिंग कैसे होगी, एलोकेशन कैसे होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या उपयोग की शर्तें होंगी, ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पास भेजा जाएगा, जहां से अप्रूवल मिलते ही स्पेक्ट्रम के एलोकेशन और इसको लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। यहाँ जियो है, स्टारलिंक है एलन मस्क की, उसके बाद एयरटेल है, जेफ बेजोस हैं, वो कई कंपनियां यहाँ पर नाम लिया था सर। कई कंपनियां यहाँ पर अलग अलग तरह से विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके भारत में सेटकॉम लाना चाहती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि आप पहाड़ पर हैं, आप रिमोट एरिया में, आप समंदर के किनारे हैं जैसा आपने बताया, या गांव देहात में है जहां पे कि वायर्ड नेटवर्क मौजूद नहीं है, या जो टेलीकॉम फैसिलिटीज़ हैं एयरटेल, जियो वगैरह इनकी, BSNL की, वो उस हिसाब से नहीं है। वहाँ पर ये आपको मोबाइल पर इंटरनेट मुहैया कराएंगे। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में कनेक्टेड रहने की जो एक ज़रूरत है उसमें ये बेहद मददगार साबित होगी। सर, अभी भी ऐसे बहुत बड़ी आबादी है जो अभी इंटरनेट की जो उसके दायरे से नहीं है, दायरे से बाहर है। नहीं, आप बहुत सारी जगह ऐसी हैं, आप जरा से हिली एरियाज में चले जाइए, वहाँ ब्रॉडबैंड है नहीं, वहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क वर्क नहीं करते,
तो वो उस पूरे इलाके ऐसे जो हैं गैप है उसको fill वहाँ करें। पे लोग डिजिटल डिवाइड का शिकार हैं। अब हुआ ये है कि ज़्यादातर सर्विसेज मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हैं, चाहे आपको डीबीटी हो, चाहे आपके बैंक खाते हो। अब आप उनका उपयोग तभी कर पाएंगे जब आपके पास इंटरनेट हो। इंटरनेट को लाने में अब ये सेटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये बेहद मददगार साबित होगा। कॉस्ट का जो बात है, इसको लेके एक बड़ा मसला है जिसको कि मैं चाहता हूं हम लोग डिस्कस करें। प्लीज सर, प्लीज। बात थी पॉलिसी की सर कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो दिया कैसे जाएगा जी। इसको लेके पिछले 2-2.5 साल से खूब मंथन चल रहा था, लड़ाई झगड़े कंपनियों में दिखाई दिए। मसला ये था कि क्या इसको एलोकेट किया जाए या इसकी नीलामी की जाए। सर ये लड़ रहे थे, रिलायंस और ये एयरटेल ये विरोध कर रहे थे स्टारलिंक का कि भाई इसको मत आने दीजिए। बिल्कुल। अब उसमें पहले एयरटेल का एक तर्क ये था कि इसको एलोकेट किया जाना चाहिए, नीलामी नहीं होनी चाहिए। जी। जियो का हमेशा से ये मानना था कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी होनी चाहिए, यानी आप उसको जो ज़्यादा भाव दे उसको ज़्यादा स्पेक्ट्रम मिले, जो कम पैसा दे उसको कम स्पेक्ट्रम मिले। कंपनियां ये चाहती थी चूंकि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है वो गरीबों को, दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को हेल्प करेगा, ऐसे में ये एक कॉमन कॉज या एक आम लोगों के हित की चीज़ है। इसका प्राइस कम रहना चाहिए। अब प्राइस कम कैसे होगा? अगर सरकार इसको एलोकेट करे, यानी किस कंपनी को कितना दिया जाएगा बिना पैसा खर्च करे, आपको अगर एलोकेट किया जाएगा तो आप उसकी सर्विस को मुहैया कराने की कॉस्ट को कम रख सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेक्ट्रम को खरीदने की कीमत नहीं चुकानी है। इस बात को लेकर गंभीर मंथन चला। अंत में सरकार ने यह बात कही कि स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करेंगे, क्योंकि एलोकेशन करने से ये दूर दराज के इलाके में जो पहुंचाने वाली बात है वो हित उसका सत्ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, तो जो महंगाई की जो मार पड़ रही है मोबाइल फ़ोन के टैरिफ को लेकर, उससे राहत मिल सकती है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने तीनों खबर को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाया। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।